ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम हम लोग जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको रिएक्शन का बहुत सारा टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ाया गया था। क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब रिएक्शन का क्लासिफिकेशन। और रिएक्शन का क्लासिफिकेशन का जो टाइप होता है वो अलग अलग बेसिस पे होता है। पहला बेसिस क्या था? हीट था। और हीट में रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आप मुझे बताइए, अगर एंडोथर्मिक में नेट हीट क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। और एक्सोथर्मिक में नेट हीट रिलीज होता है। अगर डेल्टा एच निगेटिव है तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक हो जाएगी। और डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक। तो अगर हम बात करें, अगर मान लो रिएक्शन ऐसा है जिसमें डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव है, तो उस केस में आपको स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा? अगर रिएक्शन एक रिएक्शन है, जैसे मान लीजिए रिएक्शन ऐसे लिखा है, ए से बी लिखा है और इसका डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपका क्या समझेंगे कि रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में नेट हीट एब्जॉर्ब होता है, तो प्रोडक्ट का हीट क्या हो जाता है बच्चों? ज्यादा हो जाता है। और जिनका एनर्जी ज्यादा होता है उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो उस केस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद आपको दूसरा बताया गया था, दूसरा टाइप पढ़ाया गया था डायरेक्शन। डायरेक्शन का बेसिस पे रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार का, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? कंप्लीट हो सकता है, मे बी कंप्लीटेड लिखा गया था। और इक्विलिब्रियम किस में स्टेब्लिश होती है? तो आपका आंसर होगा रिवर्सिबल रिएक्शन में। हम लोग इस केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर में जो भी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शन कैसा होगा? रिवर्सिबल होगा, क्योंकि रिवर्सिबल होगा तभी हमारा इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो सकता है। और इसमें कंटेनर कौन सा कंटेनर लेते हैं रिवर्सिबल में? क्लोज कंटेनर। ठीक है, ये बातें आपको बताई गई थी। फिर आपको चार डिफिनीशन बता दिया गया है। पहला एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। ठीक है, तो हम लोग शायद एक्टिव मास के बारे में पढ़ रहे थे, है ना? तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब इसको अच्छा से समझने की जरूरत है। ठीक है, तो एक्टिव मास को अच्छा से समझने की जरूरत है। तो देखिए एक्टिव मास क्या होता है। ठीक है, एक्टिव मास का मतलब, एक्टिव मास को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे। इसका मतलब क्या होता है बताइए? मोलारिटी। मोलारिटी क्या होती है? मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। होता है कि नहीं होता है? मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। और मोल को क्या लिख सकते हैं बताइए? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। और यहाँ में क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। और वेट अपॉन मोलिकुलर वेट को हम लोग क्या लिखते हैं बताइए? डेंसिटी लिखते हैं। तो ये हो जाएगा डेंसिटी अपॉन मोलिकुलर वेट। और ये डेंसिटी किस में हो जाएगी? ग्राम पर लीटर में। मैं आपको बता रहा था कि जब भी हम एक्टिव मास की बात करते हैं तो उसमें सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन को क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास में प्योर सॉलिड है, देखिए एक्टिव मास का मतलब ऐसा, एक्टिव मास का मतलब मोलारिटी। अगर आपको एक्टिव मास कैलकुलेट करना है तो आपको निकालना क्या है? मोलारिटी। फिर उसके बीच में मैं आपको दो एक डिफिनेशन पढ़ाया था और उस डिफिनेशन का नाम था इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का डिफिनेशन क्या था बताइए? या तो रेट इक्वल हो जाए या कंसंट्रेशन क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाता है और कंसंट्रेशन क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। उसमें आपने देखा था कि कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया गया था, तो 3 ग्राफ आया था, लेकिन रेट का ग्राफ हमेशा एक ही था, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाए। क्लियर है ना? उसके बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए प्योर सॉलिड लिखा है और यहाँ में प्योर लिक्विड लिखा है, बच्चों क्या लिखा है? सॉलिड लिखा है और ये लिक्विड लिखा है, तो इनकी कंसंट्रेशन कैसी होती है? हम लोग इनकी कंसंट्रेशन को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट मान लेते हैं। और उसकी वैल्यू को कितना एज्यूम कर लिया जाता है? 1। अगर सॉलिड लिखा है या प्योर लिक्विड लिखा है तो उसका कंसंट्रेशन को क्या करेंगे? एज्यूम कर लेंगे। एज्यूम टू बी क्या हो जाएगा? 1। इनकी कंसंट्रेशन को आप 1 मान लीजिए। ठीक है, क्यों 1 मानना है अभी आपको थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा कि इनकी कंसंट्रेशन कैसी कांस्टेंट होती है, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं, अगर ये सॉलिड है तो बताइए सॉलिड तो क्या होता है? रिजिड होता है। क्या होता है? रिजिड होता है। उसको कंप्रेस करके उसको चेंज ही नहीं किया जा सकता है। मतलब उसका डेंसिटी क्या हो जाएगी भाई? फिक्स हो जाएगी। और जो भी सॉलिड है तो बताओ उसका मोलर मास भी क्या ही होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये दोनों रेशियो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब उसका एक्टिव मास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? अगर हम बात करते हैं प्योर लिक्विड की बात करते हैं, मतलब जल की बात करते हैं, तो जल का जो डेंसिटी होती है वो फिक्स होती है कि नहीं होती है? होती है। और वाटर का मोलिकुलर मास 18 होता है। दोनों का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए उनकी एक्टिव मास कैसी होती है भाई? कांस्टेंट होती है। ठीक है, यहां तक आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अगर हम मान लो हमारे पास में गैस आ जाए, क्या आ जाए? गैस आ जाए,
अगर गैस आ जाए तो गैस आ जाएगा तो उसका कंसंट्रेशन को हम लोग, उसकी एक्टिव मास को हम लोग कांस्टेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि वो चेंज होते रहेगा। तो जब भी एक्टिव मास किसको 1 1 मानना है, अगर सॉलिड लिखा है या प्योर लिक्विड लिखा है तो उसको 1 मान लेना। अगर गैस लिखा है भाई, मान लो गैस का एक्टिव मास को कैलकुलेट करना है, तो एक्टिव मास बोले तो मोलरिटी, मोलरिटी बोले तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो ऐसे हम लोग गैस का क्या निकाल सकते हैं, एक्टिव मास निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए भाई इम्प्योर लिक्विड लिखा है, कैसे लिखा है, इम्प्योर लिक्विड लिखा है, और इम्प्योर लिक्विड लिखा होगा तो उसकी एक्टिव मास को भी कैसे निकालेंगे, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन प्योर वाटर होगा तो उसका एक्टिव मास हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, अब हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि जो सॉलिड है, प्योर सॉलिड का या सॉलिड है या प्योर लिक्विड का एक्टिव मास क्या होगा, कांस्टेंट होता है। कैसे कांस्टेंट होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे भाई मैंने क्या लिया, एक कैल्शियम कार्बोनेट लिया, क्या लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, और कैल्शियम कार्बोनेट को जला दिया। क्या कर दिया भाई, जला दिया। मान लीजिए ये कैल्शियम कार्बोनेट है और आपने बाहर से हीट सप्लाई किया और इसको आधा जला दिया। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो ये जब जलता है, जब इसको आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा भाई, कन्वर्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना आप लोग। देखिए अगर ये मान लो रिएक्शन है और आपके पास क्या है, सॉलिड है, और आपको देखना है कि क्या ये जो सॉलिड है क्या इसकी एक्टिव मास कांस्टेंट होती है क्या, तो आपने क्या करा था, आपने शुरुआत में कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे। क्या लिए थे, कैल्शियम कार्बोनेट लिए थे, और उसको आपने जला दिया। क्या कर दिया भाई, जला दिया। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर इनकी एक्टिव मास को निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ में ध्यान देंगे आप लोग। अगर इनकी हम लोग एक्टिव मास को कैलकुलेट कर रहे हैं, CaCO3 का एक्टिव मास, और बताइए कंसंट्रेट, ये एक्टिव मास क्या होता है, मोलारिटी होता है। मोलारिटी बोले तो मोल डिवाइडेड बाई क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अरे भाई होता है ना यही। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मान लो ये हमारे पास में प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है और वो सॉलिड स्टेट में है, और आपने जला दिया, जला दिया मतलब आधा पार्ट जल गया। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए शुरुआत टाइम t इज इक्वल टू 0 में इसके मोल 10 थे। कितने मोल थे भाई, 10। तो इसके कितने बचे रहेंगे, 0। कुछ समय के बाद, कुछ टाइम के बाद, t इक्वल टू 1 सेकेंड के बाद वो जल गया, और इनके मोल कितने हो गए भाई, आधा। कितना मोल हो गया, 5 मोल बचा है। अरे भाई कैल्शियम कार्बोनेट को आप पूरा नहीं जला रहे हैं, आपने आधा जलाया तो मोल भी आधा हो जाएगा, है कि नहीं। अरे भाई ये देखो, ये मोल है कैल्शियम कार्बोनेट के, ये 10 मोल है और आपने आधा जलाया, आधा जलाया, इसका मतलब मोल अभी कितने बाकी हैं, तो आंसर इज 5। नहीं समझे आप लोग, मोल अभी कितना बाकी है, 5। अब बताइए अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इनका एक्टिव मास निकालेंगे तो एक्टिव मास में देखिए, एक्टिव मास कैसे निकालते हैं, मोल डिवाइड बाई वॉल्यूम, है कि नहीं। तो बताइए जब वो कैल्शियम कार्बोनेट को जलाया गया, आधा पार्ट जलाया गया, तो क्या उसका मोल आधा होगा कि सेम रहेगा, तो आंसर इज आधा हो जाएगा। मोल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब मान लो भाई इसका वॉल्यूम भी था, अब ये आधा जल चुका है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अरे भाई ये कैल्शियम कार्बोनेट है, समझ पा रहे हैं ना, इसका पूरा वॉल्यूम भी है और तुमने इसको आधा जला के खत्म कर दिया, तो अब कितना वॉल्यूम बचा है, V/2 ही तो बचा रहेगा ना भाई, और मोल भी आधा बचा है, तो मोल भी क्या हो जाएगा, N/2, और वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, V/2। 2 से 2 कट जाएगा। अरे भाई वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड स्टेट में था उसका एक्टिव मास में कुछ भी चेंजेस नहीं आया, क्योंकि जिस रेशियो से मोल खत्म हो रहा है उसी रेशियो से वॉल्यूम भी खत्म हो रही है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए हम लोग जब भी बात करते हैं सॉलिड का, तो सॉलिड का एक्टिव मास हमेशा क्या ही मानते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लिया भाई आपके पास में 1 गिलास वाटर है, आपके पास कितना है, 1 गिलास वाटर है, तो उसमें किसके मोल प्रेजेंट होंगे, वाटर के मोल प्रेजेंट होंगे। अगर वाटर मान लीजिए लिक्विड है और इसका एक्टिव मास को आपको देखना है, क्या इसका एक्टिव मास, क्या इसका जो एक्टिव मास है भाई वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कांस्टेंट है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए भाई आपके पास में क्या है, 1 गिलास वाटर है, तो बताओ क्या वाटर के मोल भी प्रेजेंट है, वाटर का वॉल्यूम भी प्रेजेंट है। अब आपने क्या करा, आधा गिलास पानी पी गए भाई। क्या अगर आप आधा गिलास पानी पी जाएंगे तो मोल कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा कि नहीं। पहले फुल ग्लास वाटर था, आधा आपने पानी पी लिया तो उसका मोल भी तो आधा हो गया ना भाई, क्योंकि वो वाटर का मोल था। अब तो वाटर आधा गायब हो चुका है तो उसका मोल भी आधा हो जाएगा और उसका वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा। मतलब इसका अगर हम एक्टिव मास निकालें तो मोल भी आधा हो चुका है और वॉल्यूम भी आधा हो चुका है, कट जाएगा भाई। तो ये क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है, मतलब पहले भी सेम था अभी भी सेम ही रहेगा। तो याद रखना है कि अगर हमारे पास में सॉलिड हो जाए या प्योर लिक्विड हो जाए, उसका एक्टिव मास हमेशा
कांस्टेंट रहता है। क्यों कांस्टेंट रहता है? क्योंकि जिस रेशियो से मोल खत्म होता है उसी रेशियो से हमारा वॉल्यूम खत्म होता है, जिसका वजह से जो डिवीजन होता है, जो रेशियो होती है वो कांस्टेंट रहती है और इसकी वैल्यू को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 1। क्या एज्यूम कर लेते हैं? 1। तो अभी ध्यान दो, अगर कोई भी रिएक्शन लिखा हुआ है और उसमें सॉलिड है और उसमें प्योर लिक्विड है तो क्या उसका लिखना जरूरी है? क्या नहीं लिखना जरूरी है, क्योंकि उनकी एक्टिव मास तो कांस्टेंट होती है और वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? क्या आप लोग समझे हैं कि नहीं समझे हैं? अगर मान लो भाई गैस आ जाए, क्या आ जाए? गैस आ जाए। अरे भाई एक्टिव मास किसको बोलते हैं? एक्टिव मास उसको बोलते हैं जो रिएक्शन के दौरान एक्टिव हो जाता है। जो रिएक्शन के दौरान क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, उसी को एक्टिव बोलते हैं। एक्टिव होने का क्या मतलब है? एक्टिव होने का ये मतलब है कि उसका कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? रिएक्शन हो रहा है तो उसका कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए। अगर चेंज होगा तो उसको एक्टिव मास बोला जाएगा। बताओ क्या इसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है? क्या चेंज नहीं हो रहा है? ये रिएक्शन के दौरान भी एक्टिव नहीं है, इसलिए एक्टिव मास किसको बोलते हैं? जो रिएक्शन के दौरान जब रिएक्शन होती है तो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। एक्टिव बोले तो उसका कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए। अगर जिनका मान लो रिएक्शन हो रहा है लेकिन इनका कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हो रहा है तो इनका ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो समझ पा रहे हैं ना? इसलिए इसकी वैल्यू को हम लोग क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। नहीं समझ में आया? जैसे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यही में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन है और रिएक्शन क्या है? N2 है और 3H2 आपस में रिएक्शन करके अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। भाई ध्यान दीजिए, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है ना? अब देखिए मान लो ये कंटेनर है, समझ पा रहे हैं ना? जैसे ग्लास था, ग्लास में क्या हो रहा था कि जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा था। मतलब जिनका कंसंट्रेशन चेंज होता है उसी को एक्टिव मास बोलते हैं। मतलब एक्टिव मास क्या होता है? जब भी वो रिएक्शन होगा तो उसका कंसंट्रेशन चेंज होगा। किस किस का कंसंट्रेशन चेंज होगा? सॉलिड का चेंज नहीं होता, प्योर लिक्विड का चेंज नहीं होता। चेंज किसका होने वाला है? गैस का। समझ पा रहे हैं भाई? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जैसे मान लो ये क्लासरूम एक कंटेनर है और ये कंटेनर का जो वॉल्यूम है वो 10 लीटर है। कितना है? 10 लीटर। मान लीजिए क्लासरूम को मैंने पूरा ये वॉल्यूम मान लिया, एक कंटेनर मान लिया और ये कंटेनर में एक कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो क्या है? 10 लीटर है। क्या है बोलिए? 10 लीटर। अब यहाँ में क्या है? इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भी है और कौन सी गैस भी है? हाइड्रोजन गैस भी है। मान लो इस कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भी है और हाइड्रोजन गैस भी है और दोनों आपस में रिएक्शन कर रही है। क्या कर रही है भाई? रिएक्शन कर रही है। और जब भी ये रिएक्शन करेंगी तो क्या बन जाएगा? अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान देना, ये पूरा क्लासरूम हमारा क्या है? कंटेनर है और इसकी वॉल्यूम कितना माना गया है? 10 लीटर माना गया है और उसमें 2 प्रकार की गैस प्रेजेंट है। बताओ जब रिएक्शन होता है तो आप मुझे बताइए, सिंपल सी बात बताइए, जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में कम हो जाता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ में बढ़ जाता है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम N2 गैस का एक्टिव मास निकालने की कोशिश करें भाई, मान लो ये इसका कुछ भी शुरुआत में 10 मोल रहा होगा लेकिन रिएक्शन करेगा तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज होगी कि नहीं? क्या इसके मोल चेंज होंगे कि नहीं होंगे? इतना साइलेंट क्यों? अरे भाई ये नाइट्रोजन है ना, जब वो रिएक्शन करेगा तो खत्म होगा कि नहीं? जब भी रिएक्शन होती है तो इसका कंसंट्रेशन कम होता है कि नहीं? क्या इसके मोल खत्म होंगे कि नहीं? अरे भाई इसका मोल आपस में रिएक्शन करेगा तभी ना ये बनेगा। तो बताओ क्या N2 का मोल चेंज होगा कि नहीं? चेंज होगा। लेकिन बताइए क्या मान लो इसका मोल आधा हो गया, लेकिन बताइए क्या इसका वॉल्यूम चेंज होगा? क्या नहीं। तो क्या वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। अगर वॉल्यूम सेम है, मोल चेंज हो गया तो ओवरऑल चेंज होगा कि नहीं होगा? चेंज होगा। बताओ N2 का कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। मतलब जो रिएक्शन के दौरान उनका कंसंट्रेशन अगर चेंज हो जाए तो उसको बोला जाता है एक्टिव मास। इसलिए गैस का एक्टिव मास कांस्टेंट नहीं होता है। मैं ज्यादा स्पीड में पढ़ा दिया क्या? अरे भाई देखो, कभी मान लो ये क्लासरूम है, 10 लीटर का कंटेनर है और N2 गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्या अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो क्लासरूम छोटा हो जाएगा? नहीं। क्या उसका वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन N2 और H2 का मोल चेंज हो जाएगा। मोल चेंज हो सकता है, होगा कि नहीं? क्योंकि जब भी रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन कम हो जाता है, रिएक्टेंट का मोल धीरे धीरे कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो मान लो इनका मोल N/2 हो गया, N/5 हो गया, कुछ भी हो गया, मोल तो चेंज हो चुका है लेकिन उसके वॉल्यूम चेंज होगा नहीं। अगर वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा है, मोल चेंज हो रहा है, तो बताओ उसका एक्टिव मास चेंज होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो जो रिएक्शन के दौरान
किसकी कंसंट्रेशन में चेंजेज आ रही है, किसका एक्टिव मास इसमें चेंजेज आ रहा है, गैस में आ रहा है। इसलिए गैस का एक्टिव मास कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन सॉलिड लिक्विड का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सॉरी, सॉलिड लिक्विड का क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, लेकिन गैस का कांस्टेंट नहीं रहता। अरे भाई देखो, पानी में क्या हो रहा था, वाटर का केस में क्या हो रहा था, जिस रेशियो में मोल खत्म हो रहा था उसी रेशियो में वॉल्यूम भी खत्म हो रही थी, इसलिए इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन गैस की बात करेंगे ना, तो गैस में थोड़ी ना होता है कि आप एक कंटेनर में रिएक्शन करा रहे हैं, दो गैस को लिया, रिएक्शन हुआ, अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ, क्लासरूम छोटा होते होते बहुत छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता है। मतलब वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, मोल चेंज हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि समझ में आ गया। अरे भाई समझ में आ गया ना, क्या समझे आप लोग कि जब भी हम लोग रिएक्शन की बात करते हैं, एक्टिव मास क्या है, तो आप बोलेंगे एक्टिव मास में क्या होता है, सॉलिड और प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है और उसकी वैल्यू को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर गैस है तो गैस का एक्टिव मास को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। एक्टिव मास क्या है, एक्टिव मास का मतलब मोलारिटी है। मोलारिटी कैसे निकालते हैं, मोल डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। किसका किसका एक्टिव मास नहीं निकालना है, प्योर सॉलिड का और प्योर लिक्विड का, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। गैस के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या यहां तक किसी को डाउट, भाई डाउट नहीं है ना, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बातें हैं। तो एक्टिव मासेज आपका शायद कंप्लीट हो चुका है और उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराया गया था कि 7 ग्राम नाइट्रोजन, क्या क्लियर है ना, चलिए ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहां तक किसी को डाउट है पूछ लीजिए, यहां तक किसी को डाउट नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये तो जस्ट समझाने के लिए कि सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब आइए हम बात करते हैं, अब लिखेंगे पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर, देखिए भाई पार्शियल प्रेशर की बात करेंगे ना, पार्शियल प्रेशर हमेशा किसके लिए डिफाइन होती है, तो पार्शियल प्रेशर हमेशा गैस के लिए डिफाइन होती है, सॉलिड और लिक्विड के लिए पार्शियल प्रेशर डिफाइन नहीं होती है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। समझ पा रहे हैं ना, मान लो ये कंटेनर है और उस कंटेनर में बहुत सारी गैसेज हैं, समझ पा रहे हैं ना भाई। देखिए मान लो ये कंटेनर है और इसमें बहुत सारी क्या है भाई, बहुत सारी गैसेज हैं, और बहुत सारी गैसेज हैं, ए बी सी डी ई एफ, बहुत सारी गैसेज हैं भाई। और ये मान लो यहाँ में देखो, ए है तो ए का भी कुछ, गैस ए है तो उसका प्रेशर होगा, गैस बी है तो उसका प्रेशर होगा, गैस सी है तो उसका भी प्रेशर होगा, सबको मिला दो तो मिक्सचर ऑफ गैस हो जाएगा। उस मिक्सचर ऑफ गैस में ए का जो प्रेशर होता है उसी को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। मिक्सचर ऑफ गैस में जो बी का प्रेशर होगा उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। मतलब इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्या आप लोग सोल्यूशन चैप्टर नहीं पढ़े हैं ना, लेकिन आपने पढ़ा होगा सोल्यूशन में हम लोग पढ़ते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, और यहां में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्शियल प्रेशर पढ़ेंगे। तो पार्शियल प्रेशर हमेशा किसके लिए पढ़ा जाता है, गैस के लिए। तो पार्शियल प्रेशर होता क्या है, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। लिख लीजिए, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ एनी गैस, इंडिविजुअल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। इज उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिख लेंगे, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर गैस नॉट फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो ये हमेशा किसके लिए डिफाइन होती है बच्चों, सॉलिड और लिक्विड के लिए ही डिफाइन होती है। चलिए यहां तक आपको समझ में आ रहा है। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, अगर मान लो पीए लिखा है, देखिए क्या लिखा है, पीए लिखा है, तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है, पीए बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। पार्शियल प्रेशर ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, ऐसे फॉर्मूला होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर। तो ऐसे पार्शियल प्रेशर निकालना है, समझ पा रहे हैं ना। और आप लोग जानते होंगे, अरे भाई आप लोग जानते हैं क्या कि पीए प्लस पीबी क्या हो जाएगा, नहीं पीटी ना हो जाएगा, पीए प्लस पीबी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर हो जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूंगा एक्स ए प्लस एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 हो जाएगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। और पार्शियल इंडिविजुअल गैस का प्रेशर का सम क्या हो जाएगा भाई, टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग। अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे पता नहीं एक्स ए क्या है, तो भाई एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, एक्स से क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मतलब मोल ऑफ ए अपॉन टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, बी का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। ऐसे हम लोग पार्शियल प्रेशर निकालते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए
2 ग्राम हाइड्रोजन, 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस, 2 ग्राम हीलियम गैस एंड 8 ग्राम CH4 गैस, 8 ग्राम CH4 gas are present in a container, are present in a container, are present in a container of total volume, of total volume, of total volume is 10 atm. Total volume नहीं बोली, total pressure 10 atm, total pressure 10 atm. Find partial pressure of, find partial pressure of each gas. क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है, पार्शियल प्रेशर निकालना है और आपके पास 3 गैसेस दी गई हैं, तो ये तो आप लोग समझ पा रहे होंगे भाई। मैं आगे में यहाँ में लिख देता हूँ। आपके पास क्या क्या दिया गया है, देखिए 2 ग्राम कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस, और बताइए 2 ग्राम कौन सा गैस है, हीलियम गैस, और 8 ग्राम हमारे पास में क्या है, CH4 गैस, ठीक है। और टोटल प्रेशर कितना दिया गया है, 10 atm दिया गया है, और आपको इनका इंडिविजुअल प्रेशर निकालना है। अच्छा बताइए इंडिविजुअल प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, पार्शियल प्रेशर निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रिक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्या आपको टोटल प्रेशर दिया है क्या, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, मोल। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मोल निकालना। क्या निकालना, तुम लोग सोच रहा होगा मोल कैसे निकालते हैं, क्या गिवन है बोलो भाई, मास। मास गिवन है तो मोल कैसे निकालते हैं, मोलर मास से डिवाइड करके। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर मोल ऑफ H2 की बात करेंगे तो मास कितना है, 2, और H2 का मोलिकुलर मास कितना होता है, 2। तो बताइए मोल कितना हो चुका है, 1। उसी प्रकार बताइए मोल ऑफ हीलियम कैसे निकालेंगे, मास कितना है, 2, इसका मोलर मास कितना होता है, 4, और भाई हीलियम का तो 4 ही होता है ना। हाँ तो कितना हो जाएगा, 1/2, 1/2 मतलब 0.5। अच्छा बताइए मोल ऑफ CH4 निकालना है तो क्या हो जाएगा, CH4 का मोल, मोल कितना है, मास कितना है 8, और मोलर मास कितना होता है 16, कितना हो जाएगा 1/2, 1/2 बोले तो 0.5। इसमें भी डाउट है तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब ये एकदम इतना आसान क्वेश्चन है, मोल निकालना है, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें, देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालना है। अच्छा बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 निकालना है तो मोल फ्रिक्शन किसका होगा, H2 इंटू टोटल प्रेशर, होगा कि नहीं होगा। और बताइए मोल फ्रिक्शन निकालना है, और कितने हमारे पास में गैसेस है, 3, तो मोल फ्रिक्शन निकालने का मतलब होता है H2 का मोल ऊपर डिवाइडेड बाई टोटल मोल, होगा कि नहीं होगा। तो ये तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो H2 का मोल कितना है बताइए, H2 का मोल कितना है 1, टोटल मोल कितना हो जाएगा बताओ, 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 कितना हो जाता है, 2। लिख दूंगा डायरेक्टली 2, और बताओ टोटल प्रेशर 10, तो बताओ 2 5 जा, तो बताओ कितना आ गया, 5 atm, कितना आ जाएगा 5 atm। उसी प्रकार बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम कैसे लिखा जाएगा, मोल फ्रिक्शन ऑफ हीलियम, और मोल फ्रिक्शन हीलियम का निकालना है तो इसके किसके ऊपर में मोल होने चाहिए, हीलियम के, तो कितना है 0.5, टोटल मोल कितना है 2, मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 10, तो क्या हो जाएगा बताइए 2.5 atm हो जाएगा। उसी प्रकार बताइए पार्शियल प्रेशर ऑफ CH4 कैसे हो जाएगा बताइए, तो CH4 के मोल, टोटल मोल मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर, क्या आप समझ पा रहे होंगे, तो आंसर इज 2.5 atm। अब थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये सबका पार्शियल प्रेशर का सम देखो टोटल प्रेशर के बराबर है कि नहीं है, तो है भाई, 2.5 2.5 5 हो जाता है, 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा 10 atm हो जाएगा। और क्योंकि इंडिविजुअल प्रेशर का, पार्शियल प्रेशर का सम हमेशा टोटल प्रेशर के बराबर होता है। तुम लोग नहीं समझा, समझा है क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है, कॉपी कर लीजिए। कोई भी स्टूडेंट लास्ट में भी अगर आप लोगों को डाउट है डायरेक्टली पूछ लीजिए। यहाँ में मोल फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि सबसे पहले ध्यान दीजिएगा टोटल मोल निकाल लेना पड़ेगा। टोटल मोल क्या हो जाएगा 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5, आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल मोल, जिसका भी मोल फ्रिक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर डिवाइड बाई टोटल मोल मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर, ऐसे निकाल सकते हैं। कॉपी हो चुका होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, तो आइए हम लोग अपने टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन बोले तो अगर मान लो एक रिएक्शन है, और रिएक्शन कैसी है, देखिए इधर जब आप लोग क्या बोलते हैं केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो वहां में पढ़ते हैं रेट लॉ, क्या पढ़ते हैं रेट लॉ, और यहाँ में पढ़ते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन।
रेट लॉ जो होता है, हमेशा कोई भी रिएक्शन गिवन होता है तो आप उसका रेट लॉ नहीं लिख पाते थे, क्योंकि रेट लॉ हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता था, है कि नहीं। अगर मान लो कोई भी रिएक्शन ऐसे लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा याद करा देता हूं। अगर A+2B गिव्स प्रोडक्ट लिखा है तो रेट लॉ क्या होता था केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ में 1 और 2 लिखा है तो मैं 1 2 लिख दूं क्या? नहीं, यहाँ में कुछ 1 2 नहीं होगा, कुछ और होगा। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, और इसका जो पावर का सम होता है उसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते थे, क्योंकि रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो रिएक्शन देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन ये जो हमारा लिखा गया है लॉ ऑफ मास एक्शन, वो थ्योरेटिकल कंसेप्ट होता है। अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन ऐसे लिखा है, स्मॉल ए से ए, स्मॉल बी से बी, स्मॉल सी से सी, स्मॉल डी से डी, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, यहाँ में देखिए इस रिएक्शन का जो रेट होता है, समझ पा रहे हैं ना, तो कैसे लिखा जाता है, ये जो होता है लॉ ऑफ मास एक्शन होता है, और इसमें जो रिएक्शन का रेट होता है वो थ्योरेटिकल डिफाइन होता है, और रेट लॉ केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो यहाँ में क्या होगा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट होगा, वो क्या होगा, देखिए इसको हम दो पार्ट में देखें, एक बार ये दोनों कंबाइन करके ये बना रहा है ना, एक बार ये कंबाइन करके ये बना रहा है, समझ पा रहे होंगे। तो मैं आपको लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फॉरवर्ड मतलब आगे जाने वाली रिएक्शन का रेट, ठीक है। तो बताइए यहाँ में जो कोफिशिएंट है ना, जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो इसका पावर हो जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि ये थ्योरेटिकल डिफाइन होता है। रिएक्शन को देख के इसका रेट लिखा जा सकता है, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स का जो रेट होता है वो कैसा डिटरमाइन होता है, वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। तो दोनों में डिफरेंस है, समझ पा रहे हैं ना। प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे, और यहाँ में कांस्टेंट कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है भाई, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ में आ जाएगा के एफ बोले तो रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे जाने वाला रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, के एफ है, समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो देखिए ये आपका हो गया ए की पावर ए और बी की पावर बी, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये कंसंट्रेशन हो जाएगा, समझ पा रहे होंगे ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, अगर मैं मान लो लिखूं अब बैकवर्ड रिएक्शन का रेट लिखूं, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब ये अब कंबाइन होगा तो ये बनाएगा ना। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, हो जाएगा कि नहीं। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऐसे हो जाएगा ना, बैकवर्ड मतलब ये इस डायरेक्शन में जाना है कि नहीं, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में जाना, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का ये मतलब है कि जो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है वो उसका पावर हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं। तो ये सब किसमें है बच्चों, गैसियस स्टेट में है, किसमें है, गैसियस स्टेट में। अब देखिए यहाँ में प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, और यहाँ में जो कांस्टेंट आएगा उसको बोलेंगे केवी, केवी बोले तो रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, समझ पा रहे हैं ना। बैकवर्ड डायरेक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो केवी है। तो यहाँ में देखिए क्या हो जाएगा, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। और आप लोग जानते हैं कि जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाता है, एट इक्विलिब्रियम पे दोनों रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो अगर मैं बोलूं, ध्यान दीजिएगा, एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना भाई तो क्या हो जाएगा बताइए, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मैं बोला था ना कि जब भी इक्विलिब्रियम आती है या तो रिएक्टेंट के या तो प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट होनी चाहिए, या रेट दोनों का क्या होना चाहिए, इक्वल हो जाना चाहिए। तो दोनों का रेट क्या हो गया है, इक्वल हो चुका है। तो बताइए आर एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एफ का जगह में क्या लिख सकते हैं, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी, ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और यहाँ में लिखा है तो क्या लिखेंगे बताइए, केवी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, गलती नहीं करना है कि ये कब होगा भाई बताइए, जब रिएक्शन कहाँ पे पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है तो ये कंसंट्रेशन कौन सा वाले होंगे, कौन सा वाले कंसंट्रेशन होंगे, इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन होगा, समझ पा रहे हैं ना। तो आपको और अच्छा होगा कि आप यहाँ में इक्विलिब्रियम लिख दो, क्योंकि ये जो कंसंट्रेशन होगा वो कहाँ का कंसंट्रेशन, क्या ये कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन है क्या, नहीं, ये कौन सा कंसंट्रेशन है, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है। जैसे
जैसे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं, अभी आपको और समझाऊंगा, देखिए आप केबी को इधर लेके आइए भाई, ध्यान दीजिएगा, के एफ अपॉन के बी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। लेकिन ये जो ए बी सी डी का जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ का कंसंट्रेशन है? इक्विलिब्रियम। कहाँ का? इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन है। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, के एफ क्या है? रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और ये क्या है? केबी रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या दोनों रेट कांस्टेंट है क्या? क्या दोनों कांस्टेंट है क्या? अगर दोनों कांस्टेंट है तो उन दोनों का रेशियो भी क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। और इसी कांस्टेंट को एक नया कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये क्या है भाई? ये हमारा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को दो तरीका से याद रखना। ये क्या है? तो आप बोलेंगे ये तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है। अरे भाई, सी और डी क्या है? प्रोडक्ट तो है। और ए और बी क्या है? बोलिए, रिएक्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? के एफ अपॉन के बी होता है। तो इसको फॉर्मूला याद रखेंगे, के का वैल्यू क्या होता है? के एफ अपॉन के बी। कभी कभी क्या होता है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दे देता है और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट दे देगा, बोलेगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बताइए, या इसका दे देगा, इसका दे देगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। समझ पा रहे हैं ना भाई? या तो आपको ये सब दे देगा, बोलेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। अगर प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दे दिया जाए, कहां पे दिया जाए? इक्विलिब्रियम पे दिया जाए, तो आप क्या निकाल सकते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मतलब यहां से जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया उसको दो तरीका से लिखा जाता है। एक तो केसी लिखा जाता है और दूसरा केपी लिखा जाता है। केसी बोले तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखिए, लेकिन कौन सा टर्म में लिखना है? कंसंट्रेशन के टर्म में। कौन सा टर्म में? कंसंट्रेशन के टर्म में। और पी बोले तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना है। समझ पा रहे हैं ना? जैसे अगर मान लो भाई, अगर ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है एक रिएक्शन 2A से बन रहा है 3B, ध्यान दीजिएगा, 2A से बन रहा है 3P। समझ पा रहे हैं ना? तो के क्या होता है बताइए? के तो हम लोग यही ना बोलते हैं भाई, के जो होता है वो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। लेकिन ये जो कंसंट्रेशन होने चाहिए वो कहां पे होने चाहिए? इक्विलिब्रियम पे होने चाहिए। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो अगर मान लो ये रिएक्शन है और इसमें केसी लिखना है, तो केसी में क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में क्या है बताइए? बी, और बी की पावर क्या लिख देंगे? 3, और ए का पावर क्या लिख देंगे? 2। लेकिन ये जो बी और ए का कंसंट्रेशन जो पुट करना है ना, वो कहां का पुट करना है? इनिशियल वाला कंसंट्रेशन पुट करना है क्या? नहीं, वो इक्विलिब्रियम वाला कंसंट्रेशन पुट करना है। समझ पा रहे होंगे आप लोग? जैसे मान लो ये लिखा है केपी, तो केपी क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 3 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया क्या? बहुत अच्छी बात। इधर देखो थोड़ा, अगर मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मान लो इसके 5 मोल है, कितने मोल है? 5। इसके मोल 0 हो गया। ये इनिशियली था, जब रिएक्शन शुरू हुआ तो ए का कंसंट्रेशन 5 था और बी का कंसंट्रेशन कितना हो चुका है? 0। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा तो ये 4 इसके मोल हो गए, 4 इसके मोल हो गए 1। टाइम t इक्वल टू 2 सेकंड हुआ, 3 हो गया, 2 हो गया। टाइम t इक्वल टू 4 सेकंड में ये भी 3 हो गया, 2 हो गया। टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड के बाद ये भी 3 हो गया, ये भी 2 हो गया। तो कहने का ये मतलब है ना भाई, क्या हम लोग ये जो कंसंट्रेशन पुट करना है ए और बी का, क्या ये वाला वैल्यू पुट करना है क्या? नहीं। जब भी आपको इक्विलिब्रियम लिखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है, तो वहां में जो कंसंट्रेशन होता है वो इक्विलिब्रियम का होता है। कहां का होता है? अरे भाई कहां का होता है? ये पुट करना पड़ेगा, मतलब ए का कंसंट्रेशन को 3 डालना पड़ेगा और बी का कंसंट्रेशन को 2 डालना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हो चुका है। बराबर नहीं, मैंने गलत बोला। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। मतलब आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आ चुका है? इक्विलिब्रियम आ चुका है। और उस इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन को यहाँ में पुट कर देंगे तो क्या निकल जाता है? केसी। क्या निकल जाता है? लेकिन आप अगर ये कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो केसी नहीं निकलेगा। तो केसी में जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होता है या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, वो कंसंट्रेशन कहाँ का होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए इक्विलिब्रियम का होता है। नहीं समझे आप लोग? अरे भाई रिएक्शन चल रही थी, उसके बाद रिएक्शन एकदम थम सी गई। थम सी गई मतलब रुक गई, ऐसे आपको लग रहा है, क्योंकि ये रिएक्शन का रिएक्टेंट का वैल्यू और प्रोडक्ट का वैल्यू क्या हो चुका है? कांस्टेंट हो चुका है। समझ पा रहे हैं ना? तो ये वैल्यू आपको डालेंगे और ये सब जब वैल्यू डाल देंगे तो आपको निकल जाएगा केसी। क्या निकल जाएगा? केसी। तो जब भी हम लोग केसी लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम लोग केसी लिखते हैं तो केसी में जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है वो इनिशियल वाला नहीं होता, वो कहां वाला होता है?
भाई अभी आप लोग कुछ दिन पहले केमिकल काइनेटिक्स नहीं पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। उस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब आप नर्स इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहां में क्यू निकाला गया था। क्यू बोले तो रिएक्शन कोसेंट। रिएक्शन कोसेंट क्या होता है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। क्यू जो होता है कहीं भी निकाला जा सकता है। क्यू इनिशियल में भी निकाल सकते हैं, यहां में भी क्यू निकाल सकते हैं, लेकिन केसी हमेशा इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन होता है। और रिएक्शन कोसेंट में जो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वो कोई भी स्टेज का हो सकता है। नहीं समझे? मतलब अगर इस स्टेज में क्यू का वैल्यू क्या होगा? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। इस केस में क्यू का वैल्यू क्या होगा? 1/4। इस केस में क्यू का वैल्यू क्या होगा? 2/3। और यहां में केसी का वैल्यू क्या होगा? 2/3। तो याद रखना एट इक्विलिब्रियम पे क्यू और केसी आपस में बराबर हो जाता है। क्यू कभी भी डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन केसी में जो कंसंट्रेशन पुट करते हैं हमेशा कहां का? इक्विलिब्रियम। यही समझ में आया? आ गया तो कॉपी कर लीजिए। और इस पे देखिए आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इस पे क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। तो दो प्रकार का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगर ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई? केपी केसी में रिलेशन और केपी केसी से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। सॉल्व कर लेंगे तो पहला पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। दूसरा पार्ट में ली चैटलियर्स प्रिंसिपल पढ़ा है, मतलब चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इसी में आपको कैलकुलेट कराया जाता है। तो पहला क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पहले ये कॉपी हो जाए तो एक बार बता दीजिएगा। कॉपी हो चुका है? कॉपी कर लीजिए भाई। और याद रखना है ऐसे नहीं करना है, आपको डायरेक्टली लिखना है कि जब भी हमको कैसे लिखना है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख रहे हैं और कोई सॉलिड आ जाए तो क्या सॉलिड को इग्नोर करना है कि लिखना है? इग्नोर करना है भाई, क्योंकि उसकी एक्टिव मास क्या होती है? 1। एक्टिव मास का मतलब उसका कंसंट्रेशन कितना होता है? 1। अगर 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब हमेशा हम लोग किसको लिखेंगे? किसको लिखने वाले हैं? सॉलिड को नहीं लिखेंगे, लिक्विड को नहीं लिखेंगे, किसको लिखेंगे? गैस को लिखेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है शायद कॉपी हो चुका होगा, है ना? ठीक है, तो के क्या है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और ये जो के होता है उसको दो तरीका से लिखा जाता है, एक का नाम केसी, दूसरा का नाम केपी होता है। क्या समझ पा रहे हैं ना? एक का नाम केसी, दूसरा का नाम केपी होता है। और यहां में ध्यान दीजिएगा 2a + 3b, और ये केसी ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का। और पी बोले तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख देना है। केपी लिखना है तो केपी हम लोग कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ में पी मतलब पार्शियल प्रेशर में लिखेंगे, प्रोडक्ट का अपॉन रिएक्टेंट का। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी और जो यहाँ में नंबर होगा उसका पावर हो जाएगा। और यहाँ में क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और यहाँ में 2 है तो यहाँ में 2 हो जाएगा। ऐसे लिखना। हाँ, ये भी पार्शियल प्रेशर गैस का हम बताएंगे। इक्विलिब्रियम पे, सब इक्विलिब्रियम पे होगा। केसी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, केपी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो ये सारे जो प्रेशर होंगे या कंसंट्रेशन होंगे वो सब कहाँ के होंगे? इक्विलिब्रियम के होंगे। समझ पा रहे हैं ना भाई? क्या यहाँ तक कॉपी हो चुका है? यहाँ पे कॉपी हो चुका है ना? तो देखिए आपको क्वेश्चन जो होगा वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या होगा कि कोई भी रिएक्शन देगा भाई, देखिए आपको कोई भी यहाँ में रिएक्शन दे देगा और यहाँ में बोलेगा कि इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0.2 है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0.6 है। बोलेगा कि ये जो कंसंट्रेशन है ना, या ये जो मोल है वो इक्विलिब्रियम का मोल है। समझ पा रहे हैं ना भाई? तो आपको कैसे लिखना है और ये डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर देना है, तो आंसर तो आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, ये वो कहाँ पे दिया गया है, ये जो वैल्यू है वो कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम पे है। समझ पा रहे हैं ना? तो आप डायरेक्टली कैसे लिखिए और ये वैल्यू को डायरेक्टली डाल देंगे तो आपका कैसे निकल जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि आपको ये इनिशियल कंसंट्रेशन दिया जाता है, ये वैल्यू इक्विलिब्रियम पे नहीं दिया जाता है। इनिशियली इसके इतने मोल है, इसके इतने मोल है, तो हम लोग सबसे पहले इनका इक्विलिब्रियम का मोल निकाल लेते हैं, इक्विलिब्रियम पे कितने मोल होंगे, और उसको निकालने के बाद वैल्यू पुट करने से तो कैसे आ जाता है। नहीं समझे आपको? और भाई क्वेश्चन दो प्रकार का होगा, ध्यान दीजिए। अगर मान लो लिखा है ए और बी, और यहाँ में बोलेगा ये 2 मोल है और ये 3 मोल बन गया। समझ पा रहे हैं ना भाई? ये 2 मोल है और ये 3 मोल है। समझ पा रहे हैं ना? आपको ऐसा दिया जाएगा, मान लो बी ए की रिएक्शन सी के साथ में कराया गया और बी मरा, और बी का मोल कितना है? 3। बोलेगा इनिशियली सी के 5 मोल था, बी के 2 मोल था, और सॉरी सी के 5 मोल है, ए का 2 मोल है और बी का 3 मोल बन गया है। तो बताइए के सी की वैल्यू लिखना है। तो बताओ ये जो मोल दिया है ना भाई,
वो कहाँ पे नहीं है, इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो आपको पढ़ाया जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट बताया जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पढ़ाया जाएगा। उससे आपको निकालना जाएगा कि अगर शुरुआत में इसके इतने मोल है तो रिएक्शन जब होगा, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा तो उसका कितना मोल रहेगा। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो इससे हम लोग इक्विलिब्रियम का मोल फाइंड आउट करेंगे। जब इक्विलिब्रियम का मोल निकल जाएगा तब केसी लिखने, केसी का जो एक्सप्रेशन होगा, यहाँ में देखिए केसी क्या हो जाएगा बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा ए। अब क्या ये डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे क्या, नहीं पुट करेंगे तो क्वेश्चन हमेशा गलत आएगा, क्योंकि ये जो लिखा गया है वो कहां पे होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट बोलता कि ये सारी चीजें कहां पे दी गई हैं, इक्विलिब्रियम पे दी गई हैं, तो सारा वैल्यू को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरा प्रकार का क्वेश्चन ये होगा कि इनिशियली ये सब दिया जाएगा और आपको निकालना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पे इसके कितने कितने मोल होंगे, वो निकालने के बाद जब यहाँ में डालेंगे तो वैल्यू आपका कैसे का आएगा। समझ पा रहे हैं ना। लेकिन उसमें अभी आपको थोड़ा सा समय लगेगा। तो आइए थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, काफी आसान आसान क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस, ठीक है भाई, इसको आप कॉपी कर लीजिए रिएक्शन को। तो लिखिए एट इक्विलिब्रियम, लिखिए एट इक्विलिब्रियम 0.5 मोल, 0.5 मोल सी, सॉरी सी नहीं, सी बोले तो कार्बन ना, 0.5 मोल कार्बन कोमा 0.6 मोल O2, 0.6 मोल O2 एंड 0.3 मोल CO2 are present in 3 liter vessel, find Kc। क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, यहाँ में क्या लिखा गया है, कार्बन के कितने मोल है 0.5, ऑक्सीजन के कितने मोल है 0.6 और CO2 के कितने मोल है 0.3। ये जो मोल है वो कहाँ का है आप बता दीजिए। ये मोल इक्विलिब्रियम का मोल है और वो किसमें किसमें क्लोज है भाई, 3 लीटर वेसल में। मतलब इसका वॉल्यूम क्या है बताइए, वॉल्यूम कितना दिया है 3 लीटर, वॉल्यूम कितना दिया है 3 लीटर। तो मोल को जब वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, कंसंट्रेशन। तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 क्या होगा, मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल कितना है 0.3, वॉल्यूम कितना है 3, और O2 के मोल कितने हैं 0.6, वॉल्यूम कितना है 3 है। क्या 3 से 3 कट जाएगा क्या, तो क्या बचेगा बताइए 0.3 अपॉन 0.6। क्या ये डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा क्या, 3/6 का मतलब क्या होता है बोलिए 1/2। तो हाफ मोल, हाफ आएगा किसका वैल्यू, केसी का। नहीं समझे, केसी का क्या यूनिट होता है बाद में सिखाया जाएगा, अभी आप केसी निकालना सीख ले। लेकिन क्योंकि आपको शुरुआत में बोला है कि ये जो सारी कुछ दिया गया है ना इंफॉर्मेशन, वो इक्विलिब्रियम का दिया गया है, ठीक है। अगर इक्विलिब्रियम का नहीं दिया होता तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा समय लगता है, वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग। किसी को डाउट नहीं है भाई, ध्यान देना है क्योंकि जो कंसंट्रेशन पुट कर रहे हैं वो इक्विलिब्रियम का पुट कर रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या था, 2A gives 3B, 2 mole of A and 3 mole of B are present at equilibrium at a total pressure of 5 atm, find Kp। तो इस केस में आपको क्या निकालना है बताइए, Kp निकालना है। लेकिन आपको ये देखिए Kp निकालना है ना, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, Kp का फॉर्मूला क्या होगा, Kp लिखेंगे तो Kp मतलब पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखना है। तो क्या लिखा जाएगा बोलिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ B का क्या हो जाएगा Q अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। और ये जो मोल दिया है वो कहां पे दिया है, इक्विलिब्रियम पे दिया है ना। अब बताइए टोटल प्रेशर कितना दिया है बताइए, टोटल प्रेशर 5 atm दिया है ना ऐसे। तो ये मोल दिया है, तो सबसे पहले पार्शियल प्रेशर निकाल लीजिए। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं बताइए, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। अब बताइए इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, चलो एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर होगा ना। तो बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, ए का मोल अपॉन टोटल मोल, तो 2/5 हो जाएगा ना। और टोटल प्रेशर कितना है 5, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ में देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी बताइए क्या लिखा जाएगा, पार्शियल प्रेशर मतलब मोल फ्रैक्शन, तो बी का मोल कितना है 3, टोटल मोल कितना है 5, और ये तो मोल फ्रैक्शन हो गया, और टोटल प्रेशर कितना है 5, उसकी पावर क्या कर देंगे 3। अरे समझ में आया है क्या, क्या ये समझ में आया है,
भाई ध्यान दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रिक्शन इनटू टोटल प्रेशर, होता है कि नहीं होता है। और मोल फ्रिक्शन किसका, बी का, मोल फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, बी का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल। अरे भाई ए का मोल 2 है, बी का मोल 3 है, तो टोटल मोल 5 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो बताओ बी का मोल फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, बी का मोल अपॉन टोटल मोल, ये तो मोल फ्रिक्शन हो गया, मल्टीप्लाई बाई टोटल प्रेशर क्या हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, पावर 3 है तो 3 लिखेंगे। नहीं समझे आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है। तो नहीं समझे तो यहाँ से आप 1 बाई 1 करना है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व करिए। और बताओ यहाँ पे ए का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, मोल फ्रिक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 2/5, और टोटल प्रेशर कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो 3 का क्यूब बचेगा, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर बचेगा, 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। समझ पा रहे हैं ना, तो आप ऐसे केपी निकाल सकते हैं। ये मतलब दोनों गैस में ही था, ठीक है। थोड़ा भी डाउट है कि अभी देखिए हम एकदम आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर कराया जा रहा है, और इसमें भी डाउट है तो डायरेक्टली पूछ लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो चुका है क्या, ठीक है, कॉपी हो चुका है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग को सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिएगा, और आपको सॉल्व करके दिखाना है। N2 गैस प्लस 2O2 गैस गिव्स N2O4 गैस, ठीक है, ये सब गैस में लिखा गया है और आपको ये सॉल्व करके दिखाना है। तो ये लिखने के बाद लिखेंगे, देखिए एट इक्विलिब्रियम, देखिए एट इक्विलिब्रियम 2 मोल, एट इक्विलिब्रियम 2 मोल N2 गैस, 2 मोल N2 गैस, 4 मोल O2 गैस, 4 मोल O2 गैस and 4 mole N2O4 gas are present at a pressure of 10 atm, at a pressure of 10 atm, are present at a pressure of 10 atm, find Kp। चलिए इसको निकालना है, तो आपको निकालना है Kp। तो देखिए Kp इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। और पार्शियल प्रेशर में देखिए बताओ, इसको आप लोग डायरेक्टली बताएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई। N2O4 को क्या लिखेंगे बताइए, N2O4 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रिक्शन इनटू टोटल प्रेशर, होता है कि नहीं होता है। तो इसके मोल कितने हैं, N2O4 के मोल कितने हैं 4, टोटल मोल कितने हैं, अरे भाई सबको ऐड कर दो, कितना मोल है टोटल 10, और टोटल प्रेशर कितना है 10, तो इसका हो गया कि नहीं हो गया, पार्शियल प्रेशर हो गया ना ऐसा। और बताओ N2 का क्या लिखेंगे, N2 का मोल कितना है 2, टोटल मोल कितना है 10, और टोटल प्रेशर कितना है 10, और यहाँ में बताओ O2 के लिए O2 का मोल कितना है 4, टोटल मोल 10, टोटल प्रेशर 10, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। देखो ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ में 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ में 10 से 10 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4/2 इंटू 4 का स्क्वायर 16, 4 4 जा 16, 1/8। समझ पा रहे हैं क्या भाई। देखिए पार्शियल प्रेशर N2O4 का क्या, पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रिक्शन इनटू टोटल प्रेशर, और मोल फ्रिक्शन क्या होता है, इसका मोल फ्रिक्शन निकालना है तो इसका मोल क्या होगा 4 अपॉन टोटल मोल कितना है 10, और इसका ऐसे तो निकालना है आप लोगों को। समझ पा रहे हैं ना भाई। तो ऐसे आप डायरेक्टली, अब डायरेक्ट करने की सोचिए, दिमाग में ऐसा फॉर्मूला सोचेंगे और उस पर वैल्यू डाल दीजिएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना होता है केपी और केसी में क्या रिलेशन है, लेकिन इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतनी।